इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन चैप्टर की सारी एंट्रीज को क्लियर करने वाले हैं एक ही वीडियो में, बहुत अच्छे से समझेंगे। वन शॉर्ट वीडियो डिसोल्यूशन की जनरल एंट्रीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिसोल्यूशन में चैप्टर में सबसे पहले क्या होता है, हम एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में, है ना। फिर क्या करते हैं, लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस बंद हो रहा है तो हम सारे एसेट अकाउंट बंद कर देंगे, सारा लायबिलिटी अकाउंट बंद करके रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। तो आपको एक बात समझना है कि रियलाइजेशन अकाउंट में जब डालते हैं तो जो डेबिट साइड पे चीज़ें आती हैं वो एसेट होते हैं। हम क्या लिखते हैं ऐसे करके, टू एसेट अकाउंट, है ना, इस तरह से लिखते हैं। सारे एसेट के नाम आ जाएंगे, टू फर्नीचर, टू लैंड बिल्डिंग। कौन कौन से एसेट ट्रांसफ़र नहीं करने होते ये चीज़ हम थोड़ी बहुत पता नहीं चाहिए बस। जैसे कैश और बैंक के बैलेंस ये ट्रांसफ़र नहीं करना क्योंकि इसका अकाउंट खुलता है। कोई भी पार्टनर का करंट अकाउंट हो उसको ट्रांसफ़र नहीं करना, ठीक है। कोई भी फिक्टिशियस एसेट हो उसको ट्रांसफ़र नहीं करना, जैसे कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, समझ रहे मेरी बात। तो इन सब को ट्रांसफ़र नहीं करना, वही इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी पार्टनर का लोन अकाउंट हो उसको ट्रांसफ़र नहीं करना, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। जब भी लायबिलिटी ट्रांसफ़र होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे होती है, सारी लायबिलिटी के नाम आ जाते हैं। इसमें भी वही चीज़, कौन सी लायबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं करनी भैया, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, इन सब के बैलेंस को ट्रांसफ़र नहीं करना क्योंकि इसका अकाउंट खुलेगा ना अलग से। कोई भी रिज़र्व को ट्रांसफ़र नहीं करना क्योंकि वो पार्टनर को बढ़ता है। हाँ, एक रिज़र्व को ट्रांसफ़र करना है, एक्सेप्ट IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफ़र करना है, बाकी रिजर्व को बांट देने हैं सारे। P&L अकाउंट को भी बांट देना होता है, उसको ट्रांसफ़र नहीं करना होता है यहाँ पर, ठीक है। जिसके कोई बेच सकते हो उसको ट्रांसफ़र करना है ना। पार्टनर का लोन अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं करना क्योंकि वो तो उसका लोन अकाउंट अलग से खुलता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना। अब ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है, सिंपल एंट्री है। देखो, जब वो एसेट अकाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, तो एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और सारे टू एसेट है ना, तो सारे एसेट के नाम क्रेडिट हो जाएंगे, सारे एसेट के नाम क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब भी लायबिलिटी ट्रांसफ़र करनी तो देखो, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जा रही है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, एंट्री में क्रेडिट होगा और सारी लायबिलिटी के नाम डेबिट हो जाएगी। इस तरह से ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी, ठीक है। समझ गए बात को। तो ये तो होगी एसेट को ट्रांसफ़र करने की एंट्री और ये होगी हमारी लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करनी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि एसेट ट्रांसफ़र करने की एंट्री है, लायबिलिटी ट्रांसफ़र करने की एंट्री। अब देखो, एसेट को मुझे बेचना है, उसकी एंट्री क्या होगी। यहाँ तक तो हमें समझ लिया कि एसेट ट्रांसफ़र करने की एंट्री है, ये लायबिलिटी ट्रांसफ़र करने की एंट्री है। अब एसेट को रियलाइज करना है, रियलाइज का मतलब समझ लो या बेचना कह दो इसको, एसेट को बेचना है। तो देखो, जब एसेट ट्रांसफ़र करा रियलाइजेशन अकाउंट के इस साइड पे, तो जो बेचेंगे तो उल्टी साइड पे बेचते, बेचेंगे तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा या कैश अकाउंट डेबिट होगा। पैसा आएगा ना, एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा और वो पैसा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे होगा। तो आपने एसेट बेचा, पैसा आया और कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये एंट्री होती है एसेट बेचने की, कि एसेट को बेचा और आपने ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। लायबिलिटी को पे करना है, उसकी एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी को पे करना है। देखो, लायबिलिटी को पे करना है तो इसकी एंट्री उल्टी हो जाएगी, क्योंकि जब लायबिलिटी पे करते हैं तो पैसा जाता है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है और वो पैसा जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे, उसे डेबिट साइड पे, मतलब यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। तो जब भी रियलाइजेशन अकाउंट में पैसा जाता है तो टू बैंक अकाउंट, पैसा आता है तो यहाँ। तो जब भी रियलाइजेशन अकाउंट में मतलब क्योंकि पैसा गया तो हम कहाँ से लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट से आप समझ सकते हो पैसा लिया और पे कर दिया,
या फिर ऐसे समझ लो कि मैंने पैसा पे किया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया लैश अकाउंट में, सिंपल। जो पैसा आएगा वो भी लैश अकाउंट में जाएगा, जो पैसा जाएगा वो भी लैश अकाउंट में जाएगा। बस इस चीज़ को समझना है। तो एसेट बेचने की एंट्री समझ ली आपने, लायबिलिटी को पे करने की एंट्री समझ ली। अब बात करते हैं जरा, अगर कोई पार्टनर एसेट उठा के ले गया, पार्टनर टुक ओवर एसेट, अगर कोई पार्टनर एसेट उठा के ले गया तो देखो, जब भी एसेट बिकता है तो लैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है ना। ऐसे जब भी कोई पार्टनर एसेट उठा के ले जाएगा तब भी लैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, बट पार्टनर का नाम आ जाएगा बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एसेट पार्टनर उठा के ले गया बट उससे पैसा लेना है, क्योंकि भैया एसेट को तो बेचना ही था मुझे। तो अगर एसेट उठा के पार्टनर ले गया तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्री में ले गया, हम उससे पैसा चार्ज करेंगे, हम उसका कैपिटल अकाउंट से पैसा लूँगा, डेबिट करूँगा उससे। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट करूँगा डेबिट। और आप ये समझ लो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करा, पैसा आया, ट्रांसफ़र कर दिया डैश अकाउंट में, तो पैसा या तो आएगा या तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से डेबिट करके लूँगा। ट्रांसफ़र तो लैश अकाउंट में ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। इस चीज़ को समझना है, ठीक है। देखो, दो यहाँ पर तो पैसा आ रहा था, यहाँ पैसा आ नहीं रहा है, यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, लेकिन जा तो लैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर रहना। सेम ऐसे ही होगा लायबिलिटी में भी, कि अगर लायबिलिटी कोई पार्टनर उठा के ले गया, पार्टनर टुक ओवर लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी पार्टनर उठा के ले गया तो उसकी एंट्री यही होगी कि जब पैसा जा रहा था तो मैं लैश अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख रहा था। ऐसे ही कोई पार्टनर उठा के ले गया तब भी मैं टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखूंगा डेबिट साइड पे, यानी कि पैसा आए या जाए, रिलाइजेशन अकाउंट, सॉरी, पैसा जाएगा, जब भी पैसा जाए या ना जाए लैश अकाउंट डेबिट होगा। बट एक केस में पैसा जा रहा है, एक केस में पार्टनर को पैसा दे रहा हूँ। जैसे कि पार्टनर लायबिलिटी उठा के ले गया, वो कहेगा भैया मैं अपने पैसों से पे करूँगा पैसा, आप मुझे पैसा दो। तो पैसा देंगे कहाँ से? लैश अकाउंट से। तो लैश अकाउंट डेबिट करा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पैसे हमने उसको क्रेडिट कर दिए, लेकिन कहाँ से? रिलाइजेशन अकाउंट से। यहाँ पर पैसा गया तो लैश अकाउंट डेबिट करके करा, तो जब भी पैसा जाएगा तो लैश अकाउंट के डेबिट साइड से जाएगा, बस समझ लो। और जब भी पैसा आएगा तो लैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। तो जब भी पैसा आएगा तो इस साइड पे ऐसे एंट्री होती है, लैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट साइड पे आएगा उसके, तो इस तरह से होगा। और जब भी क्रेडिट साइड पे आएगा, जब भी पैसा जाएगा तो लैश अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। ये बेसिक एंट्रीज थी। अब आगे की बात करते हैं, कुछ ऐसे आगे एंट्री। अब कुछ एंट्री की बात करते हैं, जैसे कि पार्टनर को अगर मैंने कोई रेम्यूनरेशन दी, ठीक है, पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी कोई मैंने, यानी कि कोई उसको पैसा चाहिए था डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको पैसा दिया मैंने। देखो, जब भी कोई पार्टनर को किसी को पैसा दे रहा हो पार्टनर को, तो रिलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड से ही दूंगा, क्योंकि रिलाइजेशन अकाउंट में पैसा आता है तो क्रेडिट साइड पे आता है, और जब पैसा लेऊंगा तो उसे डेबिट कर दूंगा। जब भी किसी पार्टनर को पैसा देना है तो रिलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके देना है, क्योंकि सारा पैसा का लेन देन जो हो रही है वो रिलाइजेशन अकाउंट से हो रही है। रिलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पैसा आ रहा है ना। आपको बस ये अकाउंट दिमाग में रखना है, सारा चैप्टर इसी के ऊपर है, रिलाइजेशन अकाउंट के ऊपर। आपका पैसा रिलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड से जा रहा है, बस इस चीज़ को ध्यान रखो। एसेट जब बिका था तो सारा एसेट का पैसा कहाँ लिखा था आपने? यहाँ। और जब लायबिलिटी पे करेंगे तो सारा पैसा कहाँ से पे करेंगे? डेबिट साइड से करेंगे। ऐसे ही आप समझोगे, अगर कोई पार्टनर को पैसा देना है तब भी डेबिट साइड से दूंगा। तो और लेकिन क्या करूँगा? टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पैसा मैंने उसको कोई बैंक से नहीं दिया, रिलायंस अकाउंट से काटा, ये लो पैसा पार्टनर को दे दिया। क्लियर? ये एंट्री करनी होती है, रिलायंस अकाउंट डेबिट, और जिस पार्टनर को दे रहे हो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो और उसको रिकैड कर दो। जब भी पार्टनर से पैसा लेना होता है ना, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, और जब देना होता है तो क्रेडिट होता है। इस चीज़ को समझ ले करो बस आप, ठीक है सर। चलिए थोड़ा लोन की बात करते हैं, लोन वाली एंट्री की। पार्टनर का लोन, देखिए ऐसा है कि किसी पार्टनर को अगर आपने, मतलब फर्म ने अगर लोन दिया था किसी पार्टनर को, तो उसकी एंट्री क्या होती है? उसको पे करना है अगर मुझे, या लेना है पैसा। देखो, पार्टनर को अगर लोन दिया था तो उससे पैसा लेना है, तो पहले तो पैसा लेना है, ठीक है। लेना है तो उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट,
और 2 पार्टनर लोन अकाउंट, क्योंकि अगर आपने किसी को लोन दिया था तो उससे पैसा लेना होता है। अब मान लो उसने सारा पैसा दे दिया आपको, तो उसकी एंट्री होगी पैसा आया और उसका लोन अकाउंट बंद कर देगा, ठीक है, उससे उसका लोन अकाउंट बंद कर देगी। जब पैसा आ गया तो उसका लोन अकाउंट बंद कर देगी। लेकिन कभी कभार क्या होता है, वो कहता है कि नहीं नहीं 10,000 का लोन था, 5,000 ले लो फुल सेटलमेंट में। तो जो बाकी का पैसा नहीं मिला उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देना होता है, ठीक है। मान लो 10,000 का लोन था, 5,000 मिल गया, 5,000 नहीं मिला, क्या कर देंगे फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। भाई इस चीज़ को समझना होता है कि ये अकाउंट पूरा बंद करना होता है आपको, ये अकाउंट पूरा बंद करने की कोशिश, ये अकाउंट बंद करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। ध्यान रखना बात, अगर पैसा पूरा मिल गया तो अच्छी बात है, पैसा नहीं मिला तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दो, ये अकाउंट पूरा बंद करना है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना, ये अकाउंट पूरा बंद करना है। दूसरा केस हो सकता है कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, यानी कि फर्म ने लोन लिया था, तो जो उसको पैसा पे करना पड़ेगा, तो पैसा पे करना पड़ेगा तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जब बंद करना तो डेबिट होगा, और 2 बैंक अकाउंट। अब फिर वही चीज़, अगर लोन पूरा पे नहीं करा, कम पे करा है, तो हमें तो लोन अकाउंट पूरा बंद करना है, तो जो पैसा नहीं पे कर पाए तो उसको कहाँ डाल देना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। जहाँ भी ये अकाउंट का पूरा बंद करना है, बस इसको ध्यान रखना कि ये पार्टनर का लोन अकाउंट पूरा बंद करना है। जो भी छोटी साइड दिखी वहाँ डाल दो रियलाइजेशन अकाउंट, वहाँ डाल दो रियलाइजेशन। ये चीज़ समझनी है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखो कई बार ये भी एंट्री आती है बहुत बार कि कोई क्रेडिटर है, उसको पैसा हमने देना था, वो कह रहा है कि आप मुझे पैसा ना दो, मैं आपके एसेट उठा रहा हूँ, एसेट फिक्स एसेट। जैसे कि क्रेडिटर कह रहा है कि मैं आपकी मशीन उठा रहा हूँ, मशीन उठा लूँगा, आप मुझे पैसा ना दो, तो उस केस में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ना तो हमारे पास पैसा आया ना पैसा गया। जब तक पैसा आएगा नहीं, जब तक पैसा जाएगा नहीं, या कोई पार्टनर का लेना देना नहीं होगा, तब तक एंट्री नहीं होती। एंट्री तब होती है जब या तो किसी पार्टनर का लेना देना हो, या फिर कोई पैसा आए जाए, है ही नहीं कुछ ऐसा। लेकिन एक एंट्री होगी, अगर आपके क्रेडिटर जो है मशीन उठा के या कोई ऐसे उठा के ले गए, एंड बाद में ज़्यादा में उठा के ले गए और पैसा दे रहे हैं वापसी, ठीक है, एंड पेड बैक, कुछ रिटर्न में दे रहे हैं। जैसे कि मान लो क्रेडिटर थे 10,000 के, लेकिन मशीन उठा के ले गए 20,000 रुपये के, तो फिर 10,000 रुपये उसे वापसी लेने पड़ेगी, क्योंकि वो ज़्यादा में देंगे मशीन। तो जब पैसा वापसी लेंगे तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जब पैसा मिलेगा आपको, तो पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और पैसा कहाँ ट्रांसफर करते हो, जो भी पैसा आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। एक और केस हो सकता है कि क्रेडिटर उठा के ले गए एसेट, लेकिन कम में ले गए, ऐसा भी तो हो सकता है, टुक ओवर एसेट एंड, और उसके बाद हमने कर दिया, मतलब हमने उसको पैसा पे कर दिया, एंड बैलेंस पेड, बाकी का पैसा हमने पे कर दिया। क्या मतलब है कि क्रेडिटर थे 10,000 के, हमने उसको 8,000 की मशीन दे दी। अभी भी 2,000 के क्रेडिटर ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं मिला, तो उनको पैसा खुद से पे करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जब भी पैसा पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड से करेंगे, और 2 बैंक अकाउंट। पर इस चीज़ को समझना होता है, जब भी आपने पैसा पूरा नहीं पे करा, मशीन दे दी लेकिन पूरी नहीं दी, तो पैसा पे करना पड़ेगा बाकियों को। और अगर आपने ज़्यादा की मशीन दे दी तो फिर आपसे पैसा उससे लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझना है, ये कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसकी भी एंट्री आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जब एक होता है बॉन्ड वाला केस, बॉन्ड या फिर बियर, कौन बॉन्ड करेगा कौन बियर करेगा, और एक होता है पेड, कौन पे करेगा। ये 2 केस समझने होते हैं। बॉन्ड और बियर का मतलब जिम्मेदारी किसकी थी पे करने की, और कई बार जिम्मेदारी किसी और की होती है, पे कोई और कर देता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, देखो पहले बात तो समझना, जब भी कोई अगर फर्म बॉन्ड करेगी, मेरी बात आज समझना पहले, अगर फर्म बॉन्ड करेगी और फर्म ही पे करेगी, तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट,
जब भी फर्म बोन करेगी तो रैश अकाउंट डेबिट होगा, और जब भी फर्म पे करेगी तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो यही केस मानना है आपने। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ रिलायंस एक्सपेंसिव 10,000 रुपये के, ये नहीं पता कि बोन कौन करेगा, ये नहीं पता पे कौन करेगा, तो आपको यही मान के चलना है कि फर्म ही बोन करेगी, फर्म ही पे करेगी। या फिर आपके सामने एक के बारे में जानकारी है, एक के बारे में नहीं है, आपको पता है कि फर्म बोन करेगी, पे के बारे में नहीं पता, तो आपको यही मानना है कि फर्म भी पे करेगी। ठीक है, आपको ये तो पता है कि फर्म पे करेगी, ये नहीं पता बोन कौन करेगा, तब भी यही मानना है कि फर्म बोन करेगी। मतलब अजम्पशन हमेशा फर्म की ही लगानी है कि कुछ दोनों में से कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ जानकारी इन दोनों के बारे में नहीं है, तो फर्म ही मान लें। तो जब भी फर्म बोन करेगी रैश अकाउंट डेबिट, फर्म जब भी पे करेगी टू बैंक अकाउंट। सर अगर पार्टनर बोन करेगा तब क्या होगा? देखो, अगर पार्टनर बोन करेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वो वहां से पे करेगा ना। फिर अगर पार्टनर बोन करेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा सर, पार्टनर पे करेगा तो वो तो अपने हिसाब से पे करेगा ना। फिर समझ लो बात को। अगर पार्टनर, देखो पहली बात तो समझ लो कि पार्टनर अगर बोन करेगा और पार्टनर ही पे करेगा तब एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि वो फिर उसका मामला हो गया, उसका मसला है, वो अपने पैसे से पे करेगा वो, तब आपने कोई एंट्री नहीं करनी। वैसे आपको अगर बताऊँ तो पार्टनर कैपिटल को डेबिट होगा, और अगर पार्टनर ही पे करेगा तो फिर उसी का नाम क्रेडिट हो जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि नो एंट्री, कि भैया डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा तो एंट्री हो नहीं सकती। आप ऐसे समझ लो, नो एंट्री। या फिर जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जब भी पार्टनर अगर बोन करेगा और अगर पे भी वही कर रहा है, क्योंकि हम अकाउंटिंग करते हैं फर्म के हिसाब से, फर्म का अगर लेना देना है ही नहीं, पार्टनर ही पे कर रहा है, पार्टनर ही बोन करेगा, तो फिर फर्म का लेना देना क्या है? नो एंट्री। सिंपल है, समझो। अब बात करते हैं कि बोन तो फर्म करेगी, लेकिन पे जो करेगा, यहाँ पर पार्टनर लिखना था, पे जो करेगा वो पार्टनर करेगा। यहाँ थोड़ा केस उल्टा हो गया। देखो, अगर फर्म बोन करेगी तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, फर्म जब भी बोन करेगी तो रैश अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, जब भी फर्म बोन करेगी रैश अकाउंट डेबिट होता है। और जब पार्टनर पे करेगा या पार्टनर का मसला आ गया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। पार्टनर पे करेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? फिर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर का नाम होगा। अच्छा सर, अगर बोन पार्टनर कर रहा है, पे फर्म करेगी, तब क्या होगा? देखो, अगर बोन पार्टनर कर रहा है तो मैंने क्या बताया था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। फिर जब भी कोई पार्टनर का मसला हो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा। फर्म पे करेगी तो मैंने क्या बताया था, टू बैंक अकाउंट आ जाएगा बस। ठीक है, ये चीज़ समझ ली, बस हो गया काम। ये केसेस आते हैं रैश एक्सपेंसेस के, बस ये चीज़ समझ ली। ठीक है, जब भी फर्म बोन करेगी रैश अकाउंट डेबिट, जब भी फर्म पे करेगी टू बैंक अकाउंट, जब भी पार्टनर का नाम आ गया, पार्टनर बोन करेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर पे करेगा तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझिए, तो ये चीज़ समझ लेनी है, आप सारे रैश एक्सपेंसेस के क्वेश्चन कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी एंट्री समझ में आ गई होगी। वीडियो को अभी लाइक करिए, शेयर कर लिए उन लोगों के साथ जिनको समझ नहीं आता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।